तो भव्यात्माओं, गुमटसार जीवकांड ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। और आज हम मति ज्ञान के 28 भेदों से ऊपर 336 भेदों की चर्चा करने वाले हैं। काफी जीवों को पता है, सब स्वाध्यायी जानते हैं 336 भेद को। आचार्य भगवान किस प्रकार से उनका वर्णन यहाँ पर करते हैं, और जिनके लिए नया है वो लोग तो और भी डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ से मैं शेयर कर रहा हूँ। बहु बहु विहं च क्षिप्पा निस्सिदनुत्तम ध्रुवं च इदरं च तथ्य के जादे छत्तीसय भेदम तु बहुवत्तिजाधिगहने बहु बहु वियबियरमियर गहणं मे सगणामादो सिद्धा क्षिप्पादिसेदरायतम तहा। अब यहां से आगे ये जो प्रत्येक अवग्रह हमें बताया गया है, यह अवय और धारणा ये बताए गए हैं, ये इंद्रिय की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा, तो हम लोगों ने देखा प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कौन कौन सी विधि से हम लोग मति ज्ञान जानते हैं, इसकी चर्चा की गई थी। किंतु जानने के विषय कितने हैं, मति ज्ञान के द्वारा जानने के विषय कितने हैं, आचार्य भगवान यहां पर उन विषयों की चर्चा कर रहे हैं। पहले 6 विषयों का नाम लेते हैं। बहु बहुविहम क्षिप्पा निस्सिद अनुत्तम ध्रुवम। क्या कह रहे हैं? बहु बहुविध, क्षिप्पा मतलब क्षिप्र, क्षिप्पा का अ, और निस्सिद का निस्सृत, तो अनिस्सृत ये चौथा भेद हो गया। अनुत्तम ये पांचवा भेद हो गया, उस मतलब अनुक्त हो गया। और छठा है ध्रुव। 6 भेद अक्षरों में, शब्दों में दिख रहे हैं सबको। उसका भेद करेंगे जोड़ाक्षर का तो मिल जाएंगे। ठीक है, बहु बहुहम क्षिप्पा अनिश्चित अनुत्तम ध्रुवम, ये प्राकृत में 6 भेद हो गए। ये 6 हो गए। और ये 6 के इदरम च, इससे विरुद्ध। इदरम मतलब पहले भी शब्द आ चुका है इदरम, तो इदरम मतलब इससे विरुद्ध। इससे विरुद्ध कौन से होते हैं? बहु का अल्प होगा, बहुविध का अल्पविध होगा, क्षिप्र का अक्षिप्र होगा, अनिश्रित का निश्रित होगा, अनुक्त का उक्त होगा, और ध्रुव का अध्रुव होगा। ठीक है, तो ये तो हमने शब्दों से शब्द लगा करके उससे ऑपोजिट कर लिया। अब जान भी लेते हैं। तथ्य के जादे, ये सभी जो विषय है, कितने विषय? 12 विषय। ये उन एक एक का एक एक लगा लेना। उन एक एक का मतलब जो पहले बताए गए थे उन सभी के साथ में इसको लगा लेना। ठीक है, चलिए। तो पहले कितने बताए गए थे भेद? भौतिक ज्ञान के कितने, कहां तक आए थे हम लोग? 28 तक आए थे। 28 भेद, तो प्रत्येक भेद के 12 विषय। 28 भेदों में से प्रत्येक भेद के 12 विषय। ऐसे 28 भेदों के कितने विषय हो जाएंगे कुल मिलाकर के? 336 हो जाएंगे। यही होंगे छत्तीसम तीसय त्रिशत। 300 और ये 36, 336 भेद हो जाएंगे। गाथा में 336 शब्द मिल गया आपको। गाथा में 336 प्राकृत में शब्द मिल गया। चलिए, छत्तीसम तीसय, तीसय मतलब त्रिशत। अब आगे क्या कहते हैं? बहुवत्ति जाति गहने बहु बहु विहम मियर मियर गहणम में सगना मादो सिद्धा क्षिप्पादि सेदराय तहा। तो इस प्रकार से ये जो बताया गया, अब एक एक की चर्चा कर लेते हैं। बहु वो कौन सा है? फिर बहुविध कौन है?
इनकी चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। सबसे पहले चित्र के साथ में एक एक चीज समझ में ले लेना। पहले एक ज्ञान को रखा है और उसके बाजू में उसके इधरम, उससे विरुद्ध ज्ञान को रखा है। तो पहला विषय कौन सा है? पहला विषय है बहुमति ज्ञान, बहु के बारे में बताने वाला बहुमति ज्ञान। अरे नहीं क्यों कह रहे हो? यही व्याख्या है। अब बहु शब्द का आप अपने हिसाब से अर्थ मत निकालना। स्वीता दोषी दीदी कह रहे कि नहीं, ऐसा अर्थ नहीं होता। बहु बहु के बारे में जो जानना है वही बहुमति ज्ञान है। हाँ या ना? वापस मीनाक्षी दीदी भी नहीं कह रहे, कुसुम छावड़ा दीदी भी नहीं कह रहे। अगर मैं सिद्ध कर दूं तो यहाँ पर बहू का अर्थ सास वाली बहू नहीं लेना जो आपके दिमाग में बैठी है। सास वाली बहू नहीं लेना यहाँ पर। बहू का मतलब क्या होता है? बहुत। और अभी आजकल में मुझे पता चल गया कि मैं लिखते बहुत को आ की मात्रा और ओ की मात्रा लिखता था, मैं बहुत लिखता था, किंतु वो तो अरेबियन फारसी शब्द हो गया। बहुत हिंदी में बहुत होता है, ऊ की मात्रा लगाना। ये मुझे आजकल जब पीडीएफ करेक्शन होता है तब पता चलता है, पर ये भी सीखने जैसी बात है। तो ये बहुत क्या है? जाति एक ही, किंतु बहुत सारे पदार्थ, क्वांटिटी। एक ही जाति के बहुत सारे पदार्थों को जानना जो विषय है उसे बहुमति ज्ञान कहते हैं। तो यहां पर उदाहरण किसका दिया है? एक बटालियन, थल सेना की एक बटालियन। एक बटालियन में कितने सोल्जर दिख रहे हैं? बहुत दिख रहे हैं। तो इनको देखते वक्त हम किस प्रकार का ज्ञान होता है? इस चित्र को देख करके, क्या चित्र दिख रहा है सबको ना? हाँ, तो क्या दिख रहा है आपको चित्र में? स्मिता दोषी दीदी, बहु दिख रहा है? बहु दिख रही कि नहीं दिख रही? पहले बताओ, बहु दिख रही कि नहीं दिख रही है? अरे अभी भी नहीं बोल रहे कुसुम दीदी, दिख रही कि? अभी तो कहा ना, बहु का अर्थ क्या है? एक जाति के बहुत पदार्थ। तो एक जाति कौन सी है? थल सेना, ये जाति हो गई, और उसके बहुत सारे सोल्जर, बहुत सारे सैनिक दिख रहे हैं ना? क्योंकि हम उसको ग्रहण कैसे कर रहे हैं? हम उसे ग्रहण कैसे कर रहे हैं? एक मिनट रुकना। चलो महाराज आ गई शायद। ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामनिराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। पंकज जी आशीर्वाद। बहू में जो वो आती है ना, वो बड़ी आती है बहू। अच्छा, बहु और चाहिए हाँ, कब? और ये हाँ, बहू हमेशा बड़ी रहती है, सास से भी बड़ी रहती है। ये अभी हमारा और प्रश्न, अभी तक वो आकार इकार उकार के लिए ये और यहाँ पर बहुविध जो है ना, वह उकार, छोटी उकार है। बहुत सारी मिस्टेक इसमें मिल जाएगी। डॉक्टर मधु दीदी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपको जल्द से जल्द इसकी क्लोजिंग करनी है। मेरे ख्याल से हो भी गई है उनकी, बस थोड़ा सा भाग बचा हुआ है। चलिए, तो ये बहू है। तो ये बहू, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बहू बड़ी होती है, तो हु की जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी होती है। सास को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि आचार्य महाराज बहू को बड़ी कर रहे हैं करके। ठीक है, बहू के लिखते वक्त ह के ऊ की मात्रा जो है वो बड़ी दे दी है। चलिए आगे कहते हैं। फिर से वो जो स्क्रीन है वो आपसे मैं दिखा रहा हूं। तो एक जाति के बहुत पदार्थों को ग्रहण करना ये बहुमति ज्ञान है। तो सोल्जर्स की संख्या यहां पर बहुत दिख रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही? तो एक जाति, एक ही एक सेना, थल सेना वाली दी है। अब इससे उल्टा अल्पमति ज्ञान होगा, या उसको एकमति ज्ञान भी कहा जाता है। अल्पमति ज्ञान कहा जाता है या फिर एकमति ज्ञान कहा जाता है। तो एक अथवा अल्प वस्तुओं का ग्रहण अल्पमति ज्ञान है। तो यहां पर जाति भी एक ही है और संख्या भी एक ही है।
क्लियर है? बहु और अल्प में जाति को एक ही रखना। जाति समझते कि नहीं समझते? जाति, जाति मतलब प्रकार, उसको एक ही रखना। और क्वांटिटी को ज्यादा या क्वांटिटी को कम रखना, एक या कम, इस प्रकार से भी चल जाएगा। दो तीन है तो भी चल जाएगा। तो यहां पर एक ही गायक के बारे में जानना। जब आप उस चित्र को ग्रहण करते हो तो किस प्रकार से ग्रहण करते हो? उनके गाने आदि को याद नहीं करना है यहां पर। वो गाना वगैरह सब जो है, इनको देख करके और बहुत सारी चीजें जो याद आती है, वो सब श्रुत ज्ञान का विषय हो जाएगा। मति ज्ञान में क्या होगा? हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण जो कर रहे हैं वो। अब यहाँ पर फोटो को देख करके हम लोग इंद्रियों से क्या ग्रहण कर रहे हैं? चक्षु इंद्रिय से क्या ग्रहण कर रहे हैं? ये एक गायक की तस्वीर है, एक गायक की फोटोग्राफ है। ठीक है। अब हमारी धारणा, जिन जिन की धारणा ये बता रही है कि ये किशोर कुमार जी की फोटोग्राफ है। क्यों? क्योंकि आपकी धारणा में वो इस नाम से स्टोर है। समझ में आ रही बातें? तो ये मति ज्ञान का विषय यहां तक है। यहां से आगे उन्होंने फला फला चित्रपट पे फला फला गाया गाया था, उनकी व्यक्तिगत जीवन कैसा था, क्या था, ये सब जो है ये श्रुत ज्ञान का विषय हो जाएगा। आगे विस्तार वाली चीज, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहु के बाद में अब है बहुविध। बहुविध में क्या है? बहुत जातियों की बहुत वस्तुओं का ग्रहण। तो जातियां भी बहुत होनी चाहिए और संख्या भी बहुत होनी चाहिए। तो यहां पर किसका दिखाया? देखो, सब्जियों के बारे में दिखाया है। तो सब्जियों की जाति अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पर पत्ता सब्जी है, फल सब्जी है, अलग अलग प्रकार की है। और इनके बारे में जानना मतलब इस चित्र को देख करके हम क्या, हमें दो चीजें दिख रही है। एक, क्वांटिटी भी ज्यादा दिख रही है, और दूसरी उनकी विविधता, उसकी जातियां भी ज्यादा दिख रही है। तो ये इस प्रकार के विषय का ज्ञान हो रहा है। इसके विरुद्ध क्या है? अल्पविध या एक विध। अल्पविध में क्या होगा? देखो, अल्पविध में वस्तुएं भी अल्प है, जाति एक अथवा अल्प होगी। एक जाति या दो तीन जातियां भी हो सकती है। तो बहुविध और अल्पविध में विध शब्द आने की वजह से जातियों की अपेक्षा से यहां पर गणना है। ये बात समझ में आ रही है? फर्क समझ में आ रहा है? अल्प में क्वांटिटी की अपेक्षा से, बहु और अल्प में संख्या की अपेक्षा से वर्णन था, जाति एक एक ही थी। बहुविध में जातियां ज्यादा है, अल्पविध में जातियां कम है। जातियां कम है, संख्या अलग अलग हो सकती है। ये देख लो। तो यहां पर चित्र किसका है? देखो, सभी, अगर सभी पूरे के पूरे जितना भी अल्पविध के अगर सभी चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी गायकों के चित्र हैं। तो यहां पर गायक ये एक ही जाति रखी है और फिर अलग अलग गायकों की चर्चा चल रही है। तो इससे हम ग्रहण क्या करेंगे? इस चित्र से ग्रहण क्या करेंगे? तो गायक एक ही जाति हमें समझ में आ रही है। जैसे सब्जियों की बहुत सारी जातियां समझ में आ रही थी, यहां पर गायकों की एक ही जाति। गायक, बहुत सारे कलाकारों के गायक एक जाति होती है, एक प्रकार होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्षिप्र ज्ञान। क्षिप्र ज्ञान मतलब क्या है? शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना एक क्षिप्र ज्ञान है। तो उदाहरण में क्या है? तेज चलती हुई रेलगाड़ी को जानना। आप चित्र को देख करके आपको क्या दिख रहा है? अकेली रेलगाड़ी दिख रही है या गतिमान रेलगाड़ी दिख रही है? क्या दिख रहा है? अरे क्या दिख रहा है? गतिमान रेलगाड़ी दिख रही है ना। जैसे बहुत ऊपर से गिरता हुआ नायगरा फॉल हो, बहुत बड़ा वाटरफॉल हो, या हमारे मांगी तुंगी जी का बहुत बड़ा झरना हो, वो वाटरफॉल, वो भी बहुत बड़ा वाटरफॉल है। अगर उसको जब देखते हैं तो क्या, किस प्रकार से हम लोग उसको ग्रहण करते हैं? अकेला पानी दिखता है, क्या ऊंचाई से गिरने वाला पानी दिखता है, जोर से गिरने वाला जलप्रपात दिखता है? तो उस विषय की अपेक्षा से यहां पर क्षिप्रवृत्ति ज्ञान। अक्षिप्रवृत्ति ज्ञान में फोटो देख करके क्या दिख रहा है? अब प्रश्न आप लोगों के लिए है। पुष्पा दीदी, क्या दिख रहा है? अनम्यूट करना जल्दी से। ट्रेन खड़ी है, ट्रेन स्टेशन खड़ी है? कैसा लग रहा है? किससे जान रहे हैं आपकी ट्रेन खड़ी है करके? स्टेशन पास में, उसके पास में स्टेशन है, इसलिए स्टेशन स्टेशन तो के चित्र में कहीं नहीं है। चित्र में तो स्टेशन नहीं दिख रहा है। ये गाड़ी चल रही कि गाड़ी बंद है? बंद ही दिख रही है।
बंद ही दिख रही है। चलो सुनीता दीदी, क्या दिख रहा है आपको? देखो ग्रहण क्या कर रहे हो चित्र को देख करके, ये महत्वपूर्ण है। धीरे चलती हुई ट्रेन है। ट्रैक पर चल रही है, ट्रैक पर मंद चलती हुई ट्रेन है। अच्छा, मंद चलती हुई ट्रेन, तो ये मंद गति या चलती हुई या रुकी हुई, ये साधारणतः कैसे पता चलता है? जो पहले वाला चित्र देखो वो अस्पष्ट दिख रहा है, तो ये गतिमान, क्योंकि फोटोग्राफी वैसे दिया गया है। जब आप दोनों की फोटो निकालते हो तो दोनों फोटो से पता चलता है तुलनात्मक रीत्या कि ये फास्ट जा रही है, नहीं जा रही है। यहाँ पर इसके बाजू में दो पोल दिख रहे हैं, एक टेलीफोन वाला पोल दिख रहा है, टेलीफोन की लाइंस का, और दूसरा जो ट्रैफिक सिग्नल वाला भी दिख रहा है। तो वो दोनों सिग्नल्स को देख करके समझता है कि ये रुकी हुई है। एक अंदाजा आता है कि ये रुकी हुई है, ये बहुत धीरे से चल रही है। ठीक है, चलिए। तो धीरे से जाती हुई वस्तु को जानना अक्षिप्र प्रतिज्ञान है। अब अगले प्रतिज्ञान की तरफ चलते हैं। एक भाग से, अब कौन सा है? अनिश्रित है। अनिश्रित का अर्थ क्या होता है? एक भाग से संपूर्ण वस्तु को जानना। क्या दिख रहा है? एक मूर्ति है और कपड़े से ढकी हुई है। एक मूर्ति है, कपड़े से ढकी हुई है। कैसे जानेंगे वो किसकी मूर्ति है? हम थोड़ा सा कपड़ा उठा करके देखेंगे। क्या दिख रहा है? घोड़ा दिख रहा है। घोड़ा दिख रहा है मतलब योद्धा हो सकता है। घोड़े के पांव से पता चलता है, पूरा घोड़ा दिखने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ एक एंगल कपड़ा उठा करके देखा तो घोड़े के पांव दिख रहे हैं, मतलब क्या है? घोड़ा है। घोड़ा है तो योद्धा है। अब योद्धा मतलब कौन कौन हो सकता है? महाराणा प्रताप हो सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है, बसवेश्वर जी कर्नाटक में हो सकते हैं। अलग अलग योद्धा हो सकते हैं, आया ना? अरे भाई, आप लोगों ने मूर्तियां पुतले देखे कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। हाँ? तो फिर यहां से शिवाजी महाराज का पुतला है कि नहीं है? क्योंकि पूरा पुतला तो, वो इतना बड़ा कपड़ा हटाने की तो हमारे हाथ में शक्ति नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि शिवाजी महाराज का पुतला है या रानी लक्ष्मी का है? थोड़ा सा और उठाने के बाद में, अगर मान लो कि किसी स्त्री के पीठ पर बच्चा बांधा हुआ अगर दिखे, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का ही पुतला है पक्का। मतलब एक बच्चे की उतना सा भाग देख करके हमने पूरे पुतले का अंदाजा लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल पूरे पुतले का अंदाजा लगाया। अगर हाथ में भाला लेकर के अगर पुतला दिख रहा है, थोड़ा सा भाला दिख रहा है, तो ये हमारे थोरले बाजीराव पेशवे करके जो बहुत विख्यात थे, तो उनका पुतला है। इस प्रकार से ये अलग अलग को जानने की पद्धतियां हो सकती है। और निःसृत प्रतिज्ञान में क्या है? इसका और एक उदाहरण दिया जा सकता है अनिश्रित का। एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब से सिर्फ बाहर सूंड दिख रही है। सूंड दिखेगी, पूरा का पूरा हाथी, हाथी जो है वो अंदर डूबा हुआ है, वो नहा रहा है और अपनी सूंड को बाहर रखा है। तो सूंड को बाहर रखने से सिर्फ सूंड को देख करके पूरा का पूरा हाथी जल में है समझ सकता है कि नहीं सकते है? मगरमच्छ, मगरमच्छ का सिर्फ जबड़ा ही ऊपर दिखता है या थोड़ा सा ऊपर दिखता है, उससे पूरा मगरमच्छ नदी में है, समझ सकते कि नहीं समझ सकते हैं? चलिए, अब निःसृत, इससे उल्टा है निःसृत प्रतिज्ञान। समक्ष विद्यमान संपूर्ण वस्तु को जानना। पूरी की पूरी खुली हुई मूर्ति को जानना। खुली हुई मूर्ति से तो पता चल सकता है कि ये भगवान, कौन से भगवान की मूर्ति है। जानते हो कि नहीं जानते हो? महावीर भगवान की मूर्ति को कैसे पहचानते हो? डॉक्टर माइना दीदी? वंदना भैया, महावीर भगवान का सिंह का चिन्ह होगा तो पहचान जाएंगे महाराज। लांछन को देख करके तीर्थंकर भगवंतों की मूर्ति को जानते हैं, है ना? तो लांछन को देख करके मूर्ति को पहचानना, ये किस में आ जाएगा? निःसृत में आएगा या अनिश्रित में आएगा? मिश्रित में आएगा। अच्छा, निःसृत में आएगा। और कितने लोगों को लगता है निःसृत में आएगा? और कितने लोगों को लगता है कि अनिश्रित में आएगा? दोनों को जानने वाले हैं। किसी लोग को लगता है कि एक भाग को देख करके संपूर्ण
मूर्ति को जानना, इसकी अपेक्षा से वो अनिश्चित हो गया। और पूरी खुली हुई मूर्ति है, ढकी हुई तो नहीं है, साक्षात विद्यमान पूरी खुली हुई मूर्ति है। तो उसको देख करके महावीर भगवान मान रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मूर्ति खुली खुली हुई है, सिर्फ खुला हुआ होने से और ढका हुआ होने से क्या हम लोग वहां पर महावीर भगवान की मूर्ति को समझ सकते हैं? अगर ढकी हुए भाग में अगर आप लांछन देख ही नहीं पा रहे हो तो कौन सी मूर्ति है, पहचान पाओगे? और मूर्ति खुली है, किंतु आप जहां पर खड़े हो वहां से आपको लांछन नहीं दिख रहा है, तो मूर्ति को पहचान पाओगे? तो ढकी हुई होना और बिना ढकी हुई होना, ये कोई निश्रुत और अनिश्रुत के लिए टेस्ट नहीं हो सकती है, उसके लिए ये रूल नहीं हो सकता है, नियम नहीं हो सकता है। एक देश को देखकर संपूर्ण को जानना और संपूर्ण को देख करके जानना, तो यहां पर लांछन को देख करके मूर्ति को पहचानना कथनचित अनिश्रित मति ज्ञान में आ जाएगा। और पूरी की पूरी मूर्ति भी दिख रही है और लांछन भी दिख रहा है, क्योंकि बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। अहिंसा स्थली में चले जाओ, अहिंसा स्थली में चले जा करके अंतिम स्टेप्स के ऊपर जब खड़े होकर के देखते हो तो भगवान की पूरी मूर्ति दृष्टिगोचर होती है और उसके साथ में लांछन भी दिखता है। तिजारा भी चले जाओ, उद्यान में चंद्रा प्रभु भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा है, वहां पर भगवान की प्रतिमा भी दिखती है और उनका चंद्र का लांछन भी दिखता है। गोमटेज भगवान को जब महाद्वार से देखते हैं तो गोमटेज भगवान पूरे के पूरे दिखते हैं और उनके साथ में शरीर पे चढ़ी हुई बेले भी दिखती है। तो अगर दोनों दृष्टिगोचर होकर के बिल्कुल दूर से हमें समझ में आ रहा है कि ये कौन सी मूर्ति है, तब जाकर के वो निश्चित बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसको ढकी हुई होना और ढकी हुई नहीं होना, ये कोई इसके लिए एक, ये तो एक सिर्फ क्या कहते हैं, लक्षण बता दिया उसका, किंतु ये एक ही लक्षण नहीं लगाना, क्योंकि आचार्य भगवान कहते एक भाग से संपूर्ण वस्तु को जानना। अब हाथी जब पानी में था तो वहां पर ढका हुआ, पानी में ढका हुआ था, पानी में डूबा हुआ था, वो नहीं दिख रहा था इस अपेक्षा से। ठीक है, सूक्ष्मता से थोड़ा सा सुनना है। अगला है अनुक्त मति ज्ञान और उक्त मति ज्ञान। अनुक्त मति ज्ञान में क्या है, देखो कौन बताएगा अनुक्त में क्या दिख रहा है आपको? वो चित्र देख करके, अनुक्त का चित्र देख करके क्या दिख रहा है? कुसुम दीदी कलकत्ता, क्या ग्रहण हो रहा है? ये जैसे हाव भाव से हम जान रहे हैं, हाव भाव से हम जान रहे हैं कि, सिर के इशारे से, हाँ इशारे से जान रहे कि उनको क्या व्यक्त करना है, क्या कहना है हाँ है ना? तो एक है अनुक्त और दूसरा है व्यक्त। अब अनुक्त में क्या कह रहे हैं? बिना कहे, यहां पर वचन की मुख्यता है। बिना वचनों से कहे, सिर्फ अभिप्राय से जान लेना। अभिप्राय से जानते कि नहीं जानते, यहां तो बहुत बड़ी बात है। वो तो इतने कथक वाले, भरतनाट्यम वाले अपनी मुद्रा से जो बताएंगे वो तो आप समझ लेंगे, किंतु हम इतने चतुर होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि चार लोगों में बैठ करके किसी एक व्यक्ति ने सिर्फ ऐसे कटाक्ष कर लिया तो भी हम जानते कि उसको क्या कहना है। आया ना? जी, उसके अभिप्राय को पहचानते कि नहीं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुक्त। अनुक्त। वो क्या कहलाता है? अनुक्त। और उक्त शब्द के कहे जाने पर जान लेना। तो उत्कृष्ट प्रवचन करा, मुझे गुरुदेव की याद आ गई तो मैंने उनका फोटोग्राफ डाल दिया वहां पर। तो उत्कृष्ट वक्ता जो होते हैं उनके व्याख्यान को सुन करके समझ लेना, तो ये क्या कहलाएगा? उक्त कहलाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मुख्यतः से वचन का जो अभिप्राय है वो यहां पर महत्वपूर्ण है। अगले को देख लेते हैं, अंतिम दो कौन से हैं? ध्रुवमति ज्ञान और अध्रुवमति ज्ञान। ध्रुवता स्थिरता को कहते हैं, निश्चलता को कहते हैं। तो क्या दिख रहा है पहले चित्र में? क्या दिख रहा है? अचल दोषी दीदी, क्या दिख रहा है पहले चित्र में? मंदिर। मंदिर दिख रहा है अचल दोषी दीदी को। चलिए, और कुसुम जैन दीदी क्या दिख रहा है?
पर्वत, कैलाश पर्वत। पर्वत दिख रहा है, और बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कैलाश पर्वत दिख रहा है, बिना बर्फ से ढका हुआ। और इसलिए जो बाजू में जो खाई है, ये खाई जो है वो खाई दिख रही है। ये खाई किसने बनाई थी मालूम है? भरत चक्रवर्ती ने। नहीं, भरत चक्रवर्ती ने खाई तो नहीं बनाई थी। भरत चक्रवर्ती ने यहाँ पर नहीं, बनाए थे। मंदिर बनाए थे। कनक वाला छापिया दीदी। भरत चक्रवर्ती के पुत्रों ने, भरत या सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने बनाया था। सगर चक्रवर्ती के पुत्र हाँ, थे। यहाँ पर कितने 60,000 पुत्र उन्होंने बनाया था। 60,000 पुत्र थे, तो ये 60,000 पुत्रों ने ये बनाई थी। यहाँ पर खंदक बना करके उसमें पानी छोड़ा गया था। क्यों बनाए थे ये? कैलाश मंदिरों पर्वत को को बचाने के लिए, नुकसान न हो। वहां पे जो अकृत्रिम छत्तालय बनाए थे भरत चक्रवर्ती ने, उनको बचाने के लिए ये खाई बनाई थी उन्होंने। देखो, अगर भरत जी ने बनाए थे तो वो अकृत्रिम कैसे हो जाएंगे? हाँ, नहीं, कृत्रिम भरत जी ने बनाए थे, 72 ठीक है ना, क्या है ना, ये हाँ, हाँ, अटकना चाहिए, अंदर नहीं घुसना चाहिए। हाँ, बराबर, कृत्रिम मंदिर से बने। कृत्रिम हो गए, तो कृत्रिम चैत्यालय बनाए थे। कितने बनाए थे? 72 बनाए थे। अच्छा, 324 के बनाए थे। त्रिकाल चौबीसी के 72, वर्तमान, भविष्यकालीन और भूतकालीन जो तीर्थंकर चौबीसी है, 3 चौबीसी के 72 जिनालय बनाए थे। तो ये जिनालय बनाने की प्रक्रिया, जिनालय बनाने की जो पद्धति है, वो कब से शुरू है? भरत चक्रवर्ती के है। बहुत सारे जीव आपको आधुनिकता के आड़ में आकर के कहेंगे कि 2000 साल हो गए, तभी तो पहले तो सिर्फ स्तूप हुआ करते थे। ठीक है ना, अभी तो हमें गुफा मंदिर की अपेक्षा से सबसे पुराना कौन सा मिलता है? 2400 वर्ष पुराना खंडगिरी उदयगिरी की जो मूर्तियां है वो हमें मिल जाती है, जो 2400 साल पुरानी है। खैर, तो ये ध्रुवता है। और अध्रुव में क्या दिख रहा है? शोभाज मेरा दीदी, अध्रुव में क्या दिख रहा है? चंचल बिजली दिखाई दे रही है। चंचल बिजली, बहुत सुंदर। तो अकेली बिजली नहीं दिख रही है, बिजली के साथ उसकी जो चंचलता है, चंचलता मतलब उसकी जो अस्थिरता है वो है, और क्षण मात्र में गायब हो जाएगी। तो ये जो उसकी नष्टता होना है, नश्वरता जो है, वो नश्वरता, उसी को यहाँ पर चंचलता कहा गया है। तो नश्वरता को हम यहाँ पर अध्रुव कह रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये 12 विषय किसके हो जाएंगे? मति ज्ञान। मति ज्ञान के 12 विषय हो जाएंगे। तो 12 भेद हो गए दीदी। 336 भेद कैसे करेंगे? 12 विषय के द्वारा 336 भेद कैसे करेंगे, कौन बताएगा? सुनीता बस दीदी। वंदना भैया, हम्म, भैया 28 जो भेद आए थे उनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 भेद हो जाएंगे। चलिए, मुझे उसमें से एक भेद समझाइए। गणित तो हमें समझ में आ गया सबको कि 28 को 12 गुने करेंगे तो कैलकुलेटर बता रहा है 336 हो रहे हैं। ठीक है, तो 336 भेद तो हो जाएंगे। अब मुझे इस कंसेप्ट को समझना है, इन 12 विषयों को मति ज्ञान के साथ 28 भेदों के साथ कैसे लगाऊं। तो उसका एक भंग जो है, 336 में से एक भंग को बताना है। कैसे बताओगे? जो व्यंजनाग्रह है वो उसके लिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये जो 4 है, अवग्रह, हिया, वाय, धारणा, ये उसमें से 4 एक एक कोई भी लेकर के बताइए। पूरा डिटेल में वो कैसा बनेगा वैसा बताना है क्या? पूरा हाँ, नहीं, एक उस डिटेल्स में एक भंग कैसा बनेगा? जैसा व्यंजनाग्रह, हम्म, फिर बनेगा इहा, आवाय, धारणा। नहीं, क्योंकि यहाँ के भेद अलग थे, अवाय के भेद अलग थे। हमें सिर्फ एक भंग चाहिए, 336 का एक भंग। प्रश्न समझ में आ रहा है सब लोगों को? सुनीता दीदी देखो, अगर आप अवग्रह के साथ में इहा को जोड़ोगे तो बेसिक 28 जो बताए थे उनमें से एक के साथ और भी मिल जाएंगे ना। हमें 28 में से प्रत्येक एक एक को हमें 12 के साथ जोड़ना है। अच्छा, व्यंजनाग्रह इहा, व्यंजनाग्रह अवाय, व्यंजनाग्रह धारणा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी 336 भेद नहीं बनेंगे, एक भंग नहीं बनेगा। देखो, इसीलिए आज मैंने ये एक्सरसाइज रखा हुआ है, क्योंकि हम जानते तो है 336 भेद होंगे गणित के द्वारा, क्योंकि ऐसा ही पढ़ाया गया था।
28 को 12 से गुना करो 336 होते हैं, और हमने भी वही रखा, सही रखा, बट आगे आगे अप्लाई करना है उसको। अवग्रह या अथ व्यंजनाग्रह इन द स्पर्शन यहाँ व्यंजनाग्रह स्पर्शन नहीं भैया, नहीं होगा, आप बताइए ऐसे कैसे होगा, क्योंकि रसना गान चक्षुकंद ये 5 लेंगे, 5 में का 1 लेंगे स्पर्शन। 28 भेद जो है, उन 28 भेद में से एक एक भेद को अलग करना पड़ेगा। उसमें से अवग्रह के भेद अलग थे, इहा के भेद अलग थे, मतलब अवग्रह और इहा को एक साथ नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक इंद्रिय के भेद अलग अलग थे, मतलब 2 इंद्रियों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। हाँ हेमांगी दीदी, 1 मिनट रुको रुको रुको, बहुत जोर से ध्वजा फहरा रही है हेमांगी दीदी, बोले दिया। वंदना भैया, जैसे पहले मति ज्ञान के अवग्रह या अवय धारणा है, उसमें अभी अवग्रह में से मानो पहले स्पर्श व्यंजनाग्रह लेते हैं, तो स्पर्श व्यंजनाग्रह को ये जो बताए हैं ना अभी, बहु, बहुव्रीहि, क्षिप्र, अनिश्रुत, हर एक के साथ उसको एक एक बार जोड़ना है। फिर दूसरा लेंगे, पद्धति बिल्कुल सही। अब मुझे एक भंग बताओ। जैसे स्पर्श व्यंजनाग्रह मल्टीप्लाई बाय बहु, फिर स्पर्श व्यंजनाग्रह मल्टीप्लाई बाय बहुविध। नहीं एक फिर पहला तो ले लिया, एक ही भंग आपको बता रहा है। पहला भंग आपने हाँ, क्या बनाया? स्पर्श व्यंजनाग्रह, स्पर्श व्यंजनाग्रह उसको बहु से बहु, ये एक हो जाए, बहु, ठीक है। हाँ, ये लिखने के लिए तो ठीक हो गया, लिखने के लिए तो बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 28 भेदों में से एक भेद क्या था? स्पर्शेंद्रिय संबंधी व्यंजनाग्रह, और उसके लिए विषय दे रहा हूं 12 में से एक, बहुत का विषय में दे रहा हूं उसको, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो भंग लिखने के लिए तो सही हो गया, स्पर्शेंद्रिय संबंधी व्यंजनावग्रह से बहु पदार्थ को जानना, वाक्य भी मैंने पूरा कर लिया, भंग समझ में आ गया। पर ये लिखने के लिए आ गया, अंदर नहीं घुस रहा है। ऐसा उदाहरण दे दो। उदाहरण दे दो तो फिर मैं मानूं कि आपको विषय समझ में आ गया। भंग तो बिल्कुल सही बता, सबके बात समझ में आ गई है। मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से उत्तर। संगीता दीदी, क्या लग रहा है? आपको भंग तो बिल्कुल समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब इसका मुझे उदाहरण चाहिए, क्योंकि होते तो 336 भेद है, मुझे 336 के 336 भेद समझने हैं। रेखा दीदी, बात समझ में आ रही क्या? पहले तो भंग बनाओ, आज का होमवर्क है, समझ लेना। थोड़े यहां बनाएंगे, थोड़े घर में बनाओ। सबसे पहले, अब जिनको समझ में नहीं आ रही है बातें, उनको मैं बता रहा हूं। बेसिक तो ये बता दिया था कि जो 28 मूल भेद थे कल बनाए हुए, उसको अभी के जो 12 विषय है वो प्रत्येक के 12-12 विषय बनेंगे, मतलब प्रत्येक के 12-12 भंग बनेंगे। तो 28 के प्रत्येक के 12-12 भंग बनेंगे तो 336 हो जाएंगे। किंतु उस 28 में से एक के 12 भंग बनेंगे, उसमें से पहला भंग हमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर चित्र के द्वारा हम समझ लेते हैं, या चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। चलिए पहले 28 भेदों की तरफ चलते हैं। ये रहे 28 भेद, सबको दिख रहे हैं। अब इसमें से एक को चुनो, जो भी आपको लगे। कौन बताना चाहेगा? हेमांगी दीदी, चलो आप ही तो बता रही थी। हेमांगी दीदी, आपने तो एक चुना हुआ है, ठीक है, अनम्यूट किया है मैंने आपको। आपने कौन सा चुना है? देखो, पहला अवग्रह का पहले ब्लॉक्स में 2 भेद है, तो उसमें से पहला एक भेद ले लो, क्योंकि 28 को पहले अवग्रह के कितने 10 भेद है, तो अवग्रह के 10 भेद में से पहला भेद कौन सा है? स्पर्श संबंधी व्यंजनावग्रह, वही दीदी ने उठाया था, स्पर्श संबंधी व्यंजनावग्रह। और 12 में से एक विषय उसको दे दिया, क्योंकि एक एक को 12 विषय, स्पर्श व्यंजनाग्रह संबंधी बहुमति ज्ञान, स्पर्श व्यंजनाग्रह संबंधी बहुविधमति ज्ञान, स्पर्श व्यंजनाग्रह संबंधी अल्पमति ज्ञान, स्पर्श व्यंजनाग्रह संबंधी अल्पविधमति ज्ञान, स्पर्श व्यंजनाग्रह संबंधी क्षिप्रमति ज्ञान, स्पर्श व्यंजनाग्रह संबंधी अक्षिप्रमति ज्ञान,
आ रही बात समझ में? ये भंग बनते बनते जाएंगे, तो स्पर्श व्यंजनाग्र एक कॉमन रहेगा और 12 भंग 12 विषय के बनेंगे। यहां तक की बातें कर रहे हैं सरिता पटनी दीदी? अब इसमें से पहला, सुभद्रा दीदी बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें से एक भंग को लेना है। जब तक अकलंक भगवान बने रहोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अकलंक नाम लेने से कोई अकलंक नहीं बनता, वो तो नाम निक्षेप हो जाएगा। लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। सबसे पहला क्या होगा? 28 में से एक ले लो। पहला पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजनावग्रह। स्पर्श व्यंजनावग्रह से बहु पदार्थ को ग्रहण करना। ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर व्यंजनावग्रह से बहु पदार्थ के स्पर्श को जानना, ऐसा भी लिख सकते हो। व्यंजनावग्रह से बहु पदार्थ को स्पर्श, बहु पदार्थ का स्पर्श जानना, ऐसा लिखोगे तो उदाहरण ढूंढने में इजी हो जाएगा। फिर लिख सकते हो व्यंजनावग्रह से बहुविध पदार्थ का स्पर्श जानना। बहुविध पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से अल्प पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से अल्पविध पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से क्षिप्र पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से अक्षिप्र पदार्थ का स्पर्श जानना। कितने हो गए भाई? हेमा दीदी कितने हो गए? 6 हुए भैया, 6। ये हुए, मतलब 3 विषय हो गए हमारे, है ना? 3 और उसके 3 के विरुद्ध 3 हो गए। चलिए अगला, व्यंजनावग्रह से अनिश्रित पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से अनिश्रित पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से निःसृत पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से अनुक्त पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से उक्त पदार्थ का स्पर्श जानना। व्यंजनावग्रह से ध्रुव पदार्थ का स्पर्श जानना। और व्यंजनावग्रह से अध्रुव पदार्थ का स्पर्श जानना। अब समझेगा 336 भेद का क्या होता है। अब ये जो लिखे हो गए क्या? सबके 12 हो गए? हाँ, अब ये 12 के उदाहरण लिखने हैं। 12 के उदाहरण लिखने हैं। सबसे पहला क्या था? चलो एक एक ले लो। हेमांग जी आप ले लो पहला।
हाँ, हाँ जी भैया। पहला क्या था? व्यंजनावग्रह संबंधी बहु पदार्थ का स्पर्श जानना। जी। क्या उदाहरण लेंगे इसका? जाति एक ही, बहु का अर्थ क्या होता है? जाति एक ही, किंतु अलग अलग अर्थ का स्पर्श हम लोग जान सकते हैं। और यहां पर क्या है, अब व्यंजनावग्रह की बात चल रही है, तो सबसे पहले आपको व्यंजनावग्रह का अर्थ क्या है ये समझना है। जी। व्यंजनावग्रह का अर्थ क्या है? स्पर्श करके या बिना स्पर्श करके? आप नोट्स देख करके बताइए, याद हो के नहीं हो कि मालूम नहीं सबको। व्यंजनावग्रह में क्या होता है कनकमाला दीदी? व्यंजनाग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। चक्षु और मन अव्यक्त, अप्रकट, की बात अप्रकट, उसी की बात चल रही है, अप्रकट की बात चल रही है। हाँ, अप्रकट। अप्रकट की है, अप्रकट के साथ अव्यक्त है, और अव्यक्त के साथ प्राप्त भी है। देखो, जिनको अपने नोट्स नहीं मिल रहे हैं वो ये वाला देख लेगा, मतलब स्पर्श करके। स्पर्श करके, है ना, मोटा मोटी मिले तो स्पर्श करके। तो व्यंजनावग्रह में क्या है? स्पर्श करके। तो कैसे कहेंगे? व्यंजनावग्रह से कैसे जानेंगे? तो मतलब जो सैनिक सैनिक का ग्रुप है उसको चक्षु और मन के सिवा बाकी की इंद्रियों से। अब तो आपने उदाहरण सिर्फ स्पर्श का दिया है, तो स्पर्श इंद्रिय के बारे में बात करनी पड़ेगी आपको। अवग्रह में से व्यंजनावग्रह की बात करनी पड़ेगी, और विषयों में से सिर्फ बहु की बात करनी पड़ेगी। ये तीनों ही के साथ में उदाहरण बैठना पड़ेगा, और ऐसा उदाहरण जो उक्त अनुक्त में ना आवे, क्षिप्र अक्षिप्र में ना चला जावे। उदाहरण इन तीनों में ही बैठना है, बाकी में नहीं बैठना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक भेद हो जाएगा। जी। क्या लग रहा है? चलो कनकमाला दीदी बोलो, क्या आ रहा है? कोई समझ में आ रहा है? व्यंजनाग्रह से आ रहा है ना? बाजार में गेहूं की राशि को देख के पहचाना। अब देखने की बात कहां से आ नहीं, रही? बोले छू के पहचाना, छू के स्पर्श मतलब स्पर्श से छू के पहचाना। छू करके उसका स्पर्श किया। किसका स्पर्श किया आपने? गेहूं का। गेहूं के बहुत सारे बीजों का। हाँ, तो जाति एक ही है, गेहूं बहुत सारे एक ही राशि के गेहूं। एक ही जाति के गेहूं, और आपने उसको छू मान लो कि एक मुट्ठी भर मुट्ठी हाँ, गेहूं के दानों का स्पर्श। हाँ, बट ये अकेला स्पर्श करके हो जाएगी बात? अव्यक्त अप्रकट कैसे फिट करेंगे इसको, दीपा दीदी? कपड़े के दुकान में गए तो कपड़े के बारे में हम स्पर्श करके उसका टेक्सचर देखेंगे। और बहुविध बोले तो एक साथ क्योंकि बहु शब्द है, तो एक साथ बहुत सारी जाति को बहुत सारी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो गेहूं का उदाहरण तो बैठ रहा है। फिर कपड़े का भी कॉटन में बहुत प्रकार रहते हैं ना। देखो, ज्यादा से ज्यादा आप दोनों हाथों से दो प्रकार के कॉटन चेक कर सकते हो, दो प्रकार के वस्त्र चेक कर सकते हो, है ना? तो वो अल्प में रख देंगे हम लोग उसको, इस उदाहरण को अल्प में रख सकते हो। बहु में रखने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। विजय लक्ष्मी दीदी क्या लग रहा है? अनम्यूट कर लेना। विजय लक्ष्मी दीदी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज। हाँ, आइस क्यूब को स्पर्श कर कर पहचाना। बहुत सारे आइस क्यूब को स्पर्श कर कर पहचाना। आइस रहते ना, आइस के क्यूब्स रहते ना, ठंडा ठंडा लगता है स्पर्श करने पर। और चलो। बहुत सारे रहे कि बहु हो गए। हाँ, एक ही जाति है क्योंकि आपने इसे, हाँ, एक ही जाति है और स्पर्श मतलब ठंड। और बहुत सारे आइस हाँ, क्यूब है ठंडा और ठंडे लगते हैं हाथ को, तो स्पर्श से ही पता चलता है ठंडा रहने। एक बात आपको याद रखनी है, व्यंजनावग्रह में आपने इस प्रकार का अगर उदाहरण फिट कर दिया, तो अर्थावग्रह में इसी प्रकार का जो एक भंग बनेगा। अर्थावग्रह से बहुपदार्थ के स्पर्श को जानना, उसमें क्या फिट करोगे? भंग तो दूसरा हो गया, पर उसमें क्या करोगे? अर्थ मतलब देख कर ना, तो नहीं, हमने एक आइस क्यूब को देख। रुको रुको, अर्थ मतलब देख करके किसने कहा? अर्थ मतलब बिना छूके।
बिना छुप के देखकर और मन से, ऐसा है ना, बिना छुप। ऐसा नहीं नहीं, नहीं, सभी पर बिना छुए देखकर हम बोल सकते ना। मैंने एक आइस क्यूब देखा, एक ही पीस दिखा आइस क्यूब का। एक मिनट भंग बना है अर्थावग्रह के साथ बहु पदार्थ को स्पर्श जानना। अच्छा अच्छा, बहु पदार्थ को क्या, अच्छा है, सॉरी अब सॉरी। स्पर्श की बात, एक ही इंद्रिय लिया है मैंने, अभी स्पर्श इंद्रिय का आपने व्यंजन अवग्रह किया, वैसे हाँ, इंद्रिय का बहु अर्थावग्रह कर रहे हैं। हाँ, अभी बहुत सारे आइस क्यूब को मैंने देखा। बहु विषय तो पक्का हो गया, दोनों जगह पर ये लगा सकते हो, गेहूं के दाने दोनों जगह लगा सकते हो, हाँ, व्यंजनावग्रह में भी लगा सकते हो, अर्थावग्रह में कैसे लगाओगे? एक व्यंजन में तो स्पर्श कर कर देखा, और अर्थ अवग्रह में हम देख कर स्पर्श अरे नहीं किया। फिर आप देखने में चली गई हो, इंद्रिय से स्पर्श देखना है, छूना ही है ना, इसको तो छूना ही है। छूना नहीं है, अर्थावग्रह में छूना नहीं है। हाँ, तो देख कर पहचाना, बहुत सारे आइस क्यूब देख कर नहीं, ऐसा नहीं, आप चक्षु आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है, बहुत सारे आइस क्यूब है, ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको इंद्रिय नहीं बदलना है, तीनों ही चीजों में फिट करना है। पहले आपने फिट किया स्पर्श इंद्रिय, हाँ, व्यंजनावग्रह मतलब छूकर, और उसके साथ में बहु पदार्थ, ये तीन हो गए। अब दूसरा है, दूसरे भंग में हमने इंद्रिय वही रखा, विषय वही रखा, सिर्फ अवग्रह को चेंज कर दिया है। तो स्पर्श इंद्रिय मतलब अब यहाँ पर चक्षु इंद्रिय की बात नहीं चलेगी, देखने की बात नहीं चलेगी अभी। अच्छा अच्छा, स्पर्श कर कर, हाँ हाँ हाँ, हाँ, स्पर्श कर कर, और है, इधर अर्थ, है। हाँ 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 हाँ, स्पर्शन चाहिए तो स्पर्श नहीं करना है, अर्थ अर्थ अवग्रह में, एक्चुअली अर्थ अवग्रह में तो स्पर्शन नहीं रहता है। तो वही तो चाहिए, उदाहरण दे दो, बिना स्पर्श किए अरे स्पर्श का ज्ञान। मतलब उसका वो आइस क्यूब का ही देना है या दूसरा दिया तो चलेगा? हाँ? आइस क्यूब का ही देना है, दूसरा दिया तो चलेगा? आइस क्यूब को बिना छुए कैसे उसका स्पर्श ग्रहण करोगे? आप बिना छुए, समझो हम पकड़े, उसका पानी टपकते रहे तो ठंडा फील होता है, तो बर्फ में से ही पानी टपकता है। बहुत कैसे आएगा, बहुत कैसे आएगा? अरे 336 भेद मतलब पसीना निकलेगा, पसीना, पानी नहीं, पसीना निकलेगा, इतने भंग है वो। और हम उसको एक लाइन यहाँ 28 को 12 से गुना करो, 336 हो गए। आज मुझे इसीलिए पूरी की पूरी क्लास इस पर चलने वाली है आज, और आपको वापस एक हफ्ते का, क्योंकि इतने सारे विषय आपको मिलेंगे चिंतन के लिए, और एक एक का भंग देखो, और फिर व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब देखो, एक बात को समझ लेना, जो बिना छुए स्पर्श को जानना है, जो बिना छुए चखना है, जो बिना छुए सुनना है, जो बिना छुए गंध लेना है, ये सब बातें आप रिद्धिधारी मुनिराज की अपेक्षा से कह सकते कि नहीं कह सकते हो? रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हैं पूना में, और आप नवी मुंबई में, वहां पर बहुत सारी आइस क्यूब रखी है, बहुत सारे आपने गेहूं के दाने रखे हैं, हमने विषय वही रखा किंतु दूर रखा, और रिद्धिधारी मुनिराज उसको बिना छुए अर्थावग्रह से उस चीज को यहां बैठे बैठे ग्रहण कर रहे हैं। वो यहां पर पूना में बैठे बैठे नवी मुंबई में रखे हुए बहुत सारे गेहूं के दानों का स्पर्श अनुभव कर रहे हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते, कर सकते। तो ये क्या हुआ? अवधि ज्ञान वाले भी कर सकते हैं। जो बिना छुए है तो अर्थावग्रह, हाँ। बहुत सारे गेहूं के दाने, एक नाती बहुत सारी क्वांटिटी, तो बहु विषय भी हो गया और स्पर्श इंद्रिय भी हो गया। मुझे भी बहुत सारे उदाहरण याद नहीं आ रहे, बस मुझे एक उदाहरण याद आ गया रिद्धिधारी मुनिराज का, इसीलिए बिना छुए किस प्रकार से, इसलिए मैंने यहां पर उसको फिट कर दिया। आप और भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा कुछ मिल सकता है तो चिंतन की बड़ी आवश्यकता है। तो सबको समझ में तो आ रही है बातें क्या चल रहा है? लीला दीदी, अवधि ज्ञानी चक्रवर्ती को भी बिना छुए ज्ञान होता है। अब आप इस यहाँ पर स्वामी को बदलते रहो, कोई बात नहीं है। भंग तो आ गया, पहला भंग क्या किया था? व्यंजनावग्रह से बहु पदार्थ को स्पर्श से ग्रहण करना या जानना। अब बहुविध को करो,
अच्छा, एक ये भी तो कर सकते हैं व्यंजनावग्रह से बहु पदार्थ के लिए उदाहरण, बारिश में भीगना। बारिश में जब जाते हो तो बारिश एक ही जाती है, बादल से गिरने वाला पानी, तो पानी की एक ही जाती, क्योंकि झरने का पानी, तालाब का पानी, घट का पानी, समुद्र का पानी, वैसे बारिश का पानी। तो बहुत सारी जातियों में से एक पानी, एक जाति ले रहे कि नहीं ले रहे हम लोग पानी, और वो बूंदे जब हम पर गिर रही है तो स्पर्श भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम जब बारिश में भीगते हैं तो वो बारिश की जो बूंदे हैं, उन बारिश की बूंदों को, मतलब बहु विषय है, उस बहु विषय को व्यंजनावग्रह से स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो ये भी उदाहरण होगा कि नहीं होगा पहले भंग का, व्यंजनावग्रह से बहु विषय को स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जानना। बोल, हो सकता है। अब यही इसी प्रकार से बहुविध को करो, छू करके जानना। आप लोग अगर मुस्लिम की शादी में चले गए, मुस्लिम पद्धति से जहां पर विवाह होते हैं, शादी होती है, उनके यहां पर जो सूखा मेवा होता है, बादाम, किशमिश, है ना, बड़ी वाली मिश्री, इन सबको वो आपके ऊपर डालते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा, ये कभी प्रसंग आया कि नहीं आया आपने? नहीं आया। जिन्होंने कभी प्रसंग लिया होगा, हमने कभी इसको अनुभव किया, इसलिए हम जानते हैं। बाकी लोग तो वो काजी तो बैठे रहते हैं, और उसके साथ साथ में वो जो दूल्हे दुल्हन को जो पूछना है, कबूल है वगैरह, ये सब होता है। जब उनका निकाह कबूल होता है तब बिल्कुल हाथ में ऐसे भर करके, अब जिसकी जितनी ताकत है खर्च करने की, वैसे उतने हाथ में लेकर के सबके ऊपर डाला जाता है। जैसे हम पुष्प की वृष्टि करते हैं, वैसे वो सूखे मेवे डालते हैं आपके ऊपर। तो सूखे मेवे में क्या क्या आएगा? बादाम भी आएगा, है ना, काजू भी आएंगे, अखरोट भी आएंगे, पिस्ते भी आएंगे। तो बहुविध हुआ कि नहीं हुआ? बहुविध हुआ। आपके ऊपर डाला गया तो आपको स्पर्श हो गया कि नहीं हो गया? व्यंजनावग्रह हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुविध व्यंजनावग्रह स्पर्श, बहुविध पदार्थ को व्यंजनावग्रह करके स्पर्श इंद्रिय से जानना, ये उदाहरण मिल गया कि नहीं मिल गया? अब और कोई उदाहरण ढूंढो इस प्रकार से। हाँ डॉक्टर बैना दीदी, कौन सा भंग मिल रहा है आपको? अब एक काम करो, जो जो भंग मिल रहे हैं उनको पहला लिखना चालू करो, ठीक है ना। करने तो है 336, आंखों के लिए तो इजी है, भंग बनाना बड़ा इजी है। इसका एग्जाम्पल मैं एक दूं क्या? हाँ माता जी के चरण पर मैंने पंचामृत का अभिषेक किया तो सब अलग अलग का स्पर्श हो गया माता जी के। देखो यहाँ पर एक साथ स्पर्श की बात हो जाएगी तो बहुविध जाएगा, एक साथ होना चाहिए। एक साथ पंचा, रत्न वृष्टि करी, ये हो सकता है। हाँ, रत्न वृष्टि करी, वृष्टि में अलग रत्न होते हैं, अलग अलग रत्नों का स्पर्श एक साथ, बहुविध रत्नों का स्पर्श एक साथ हो सकता है। हाँ। नहीं, पर पंचामृत अभिषेक जब डालते हैं, छिड़कते हैं, तब भी तो बहुत हो गया वो। पर देखो स्पर्श अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग पदार्थों का स्पर्श आप अलग अलग तरीके से उसको महसूस करते हो। पंचामृत अभिषेक में एक के बाद एक के बाद एक डाल रहे हो, या वो तो ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर उसमें से एक अभिषेक जो है वो बहु अभिषेक में आएगा, कि बहुत सारा पानी आपने डाला, बहुत सारा दूध आपने डाला, बहुत सारा दही आपने डाला, तो इस प्रकार से क्वांटिटी ज्यादा है। तो वो अल्पविध में आएगा क्या? क्वांटिटी ज्यादा है बट जाति एक ही है। ये ऐसा भी चलेगा ना, मैं माता जी के ऊपर अलग अलग पुष्पवृष्टि किया, अलग अलग फूलों की पुष्पवृष्टि किया, कर सकते हैं। उसमें हाँ, आपका गुलाब, सेवंती आया, मोगरा, गुलाब सब आया उसमें। अब ये उदाहरण तो आपको समझ में आ गया, बहु का भी हो गया, बहुविध का भी हो गया। अल्प अल्पविध इसी प्रकार से कर सकते हो, क्वांटिटी सिर्फ कम हो जाएगी, यही फर्क है ना। हाँ, अल्पविधि में। तो ये चार तो हो गए। अब मुझे आपको बताना है क्षिप्र चलो ध्रुव अध्रुव का बनाओ, ध्रुव अध्रुव का बनाओ। स्पर्शनेन्द्रिय, व्यंजनावग्रह और ध्रुव अध्रुव का बनाओ। कैसे बनाओगे? स्पर्शनेन्द्रिय से जानना है, स्पर्श करके जानना है तो व्यंजनावग्रह है, और उसके साथ साथ में ध्रुव पदार्थ को जानना है तो ध्रुव पदार्थ का स्पर्श कैसे करोगे?
मानस स्तंभ। बताओ, पूरा करो तो। मानस स्तंभ को क्या, देखने से चक्षु इंद्रिय में चले जाओगे, हमें चाहिए स्पर्शन इंद्रिय। ये भगवान की प्रतिमा है, स्पर्श कर कर देखा हमने, ये भगवान की प्रतिमा, ऐसा वैसा हाथ घुमाया ऊपर से तो पूरा ऐसा मुद्रा में, तो भगवान की प्रतिमा है। करके खींचतान करके इसको बिठाया, चलो निषेध नहीं करेंगे, बट खींचातान, इससे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे। देखो, आप मंदिर में जाते हो, है ना, और कोई माला फेरनी है, दूसरों के बीच में नहीं आना है, करके आप क्या करते हो, एक साइड में खंबे को टेक करके बैठ जाते हो। बैठते कि नहीं बैठते हो? तो खंबे का स्पर्श कैसा है, ध्रुव है कि अध्रुव है? ध्रुव है ना। ध्रुव है, मुंह होता नहीं है। अब यहाँ पर एक है क्या, अनेक है? क्वांटिटी की बात नहीं है, बहुगुणित की बात नहीं है, सिर्फ हमें ध्रुवता और अध्रुवता चाहिए। तो निश्चल, खंबा निश्चल होता है कि नहीं होता है? दीवार निश्चल होती है कि नहीं होती है? और छू कर ले रहे कि नहीं रहे? स्पर्शन इंद्रिय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो स्पर्शन इंद्रिय से खंबे से टेक कर या दीवार को सट करके बैठ जाना। अब अध्रुव का बनाओ, इसको रेडिकल थिंकिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको रेडिकल थिंकिंग कहते हैं। रेडिकल थिंकिंग मतलब क्या है, पारंपरिक तरीके से नहीं सोचना। आपने दीवार और खंबे की बात करी, तो आप दीवार और खंबे को मंदिर में और कुछ ऐसा है क्या ढूंढते रहोगे? ऐसा नहीं, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चलना है। दीपा दीदी बोलो। मैं बताऊं? एक मिनट दीपा दीदी। अनम्यूट नहीं हुआ। हो गया बताओ। आपका म्यूट हुआ ही नहीं था, आप तभी से अनम्यूट ही है, बोलिए। हम शिखर जी गए थे, तब पारिशनाथ टोक में जाने पर पारिशनाथ के चरण कमल पर माथा टेके, तो ये ध्रुव ध्रुव हो गया। ध्रुव हो, हमें अध्रुव चाहिए दीदी। अध्रुव आते वक्त डोली में बैठे, तो चल ढोली का स्पर्श बहुत चुभने लगा था। खिंचतान हो रही है दीदी, हाँ, खिंचतान हो जाएगी, ये खिंचतान हो जाएगी। देखो, ऐसा स्पर्श चाहिए, ऐसा स्पर्श चाहिए कि जो चंचल है, जो एक साथ। दीवार का कैसा है, दीवार को अगर मैं टेक करके बैठूं 15 मिनट, तो 15 मिनट एक ही प्रकार का स्पर्श मुझे हो रहा है। अलग प्रकार का, मतलब स्पर्श तो है किंतु हिल रहा है, हिलती हुई चीज का स्पर्श चाहिए। मैंने एक चीटी को हाथ में पकड़ा। डोली नीचे ऊपर होती है ना। हाँ, तो उसको मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, बट बड़ी खींचतान के साथ। और कोई अच्छा कि हाँ बिल्कुल अध्रुव लगना चाहिए। मैंने एक चीटी को हाथ में पकड़ा। किसको? चीटी को हाथ में पकड़ा। और चीटी को हाथ में पकड़ेगा तो कैसे करेंगे? तो वो चीटी मुंह होती है ना, तो मुंह होती है तो स्पर्श भी होता है ना, सब हाथ पर स्पर्श तो होता है। अरे चलो ठीक है, फिर तो अगर पकड़ना है तो स्पाइडर को ले लो हाथ के ऊपर, मकोड़े को ले लो कि जो ज्यादा उसका तो स्पर्श तो ठीक है। ये बात ठीक है, मतलब मुझे चंचल स्पर्श का अनुभव हो रहा है ना, चंचल स्पर्श का अनुभव। अब एक बात, अभी एक अपन नॉन लिविंग थिंग का भी ले सकते हैं क्या? जैसे कि हमने फोन वाइब्रेटिंग मोड पर रखा है, तो हम मुंह टच करने से वो वाइब्रेशन से हमको पता चलता है कि कॉल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने पॉकेट में रखा था और वाइब्रेशन पर मोबाइल था, और मोबाइल, देखो मोबाइल कभी ना कभी तो आपके स्वाध्याय में काम आना चाहिए ना। हमेशा उसको चौथा मकार बोल करके आप उसको भावना से देखते हो, तो आज तो काम में आ गया वो, धर्म ध्यान कराने में साधन बनी। पारसनाथ का ध्रुव हो गया। आते वक्त जोर से बिजली चमक के बरसात चालू हो गई, और बिजली से हमारी आंखें चमक गई। अब आंखों में चली गई, हमें तो स्पर्श इंद्रिय में रहना है, आप चक्षु इंद्रिय में चले गए। बिजली, हाँ बिजली का नीचे उतरने का नाम नहीं दे रही है, कोई बात नहीं है। चलो और कोई देखो, और एक मसाज की बात जब करते हैं, मुनि महाराज है तो हम वही कर रहे हैं, महाराज जी चल करके आए विहार करके, तो उनके पाँव की मालिश कर रहे हैं। तो जब मालिश करते हैं तो ध्रुव स्पर्श है या अध्रुव स्पर्श है? अध्रुव है। अध्रुव। बिल्कुल, मतलब उसका कोई दूसरा चांस है क्या, ऐसा कोई उसका कि भाई 15 मिनट तक तो आप महाराज जी के पाँव पकड़ करके नहीं बैठोगे ताकि उनको ध्रुवता का अनुभव हो जाए?
है ना। तो जब मसाज करोगे या सर पर आप मालिश करोगे तो अध्रुवता ही होगी कि नहीं होगी, तो ये अध्रुत का हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो अब क्षिप्र क्षिप्र का लगा देना। एक स्पर्शेंद्रिय के एक अवग्रह की बात चल रही है, और इसमें ये इहा में जब आएगा तो इहा की अपेक्षा से जो जानना है, और यहां पर अवग्रह की अपेक्षा से कुछ तो है, इतने लेवल में ही रखना है अवग्रह को। मतलब मुनि महाराज जब आपके मसाज का अनुभव कर रहे हैं तो मुझे मसाज हो रहा है, ये कहां चला जाएगा? अवाय में चला जाएगा। अवग्रह में कुछ तो हो रहा है, इतना ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ गई? क्योंकि यही उदाहरण मैराथन दौड़। अवाय में लगाओगे, वही उदाहरण अगर आप धारणा में लगाओगे, वही उदाहरण अगर आप, क्योंकि कल जिसने मालिश करने के लिए आए थे आज भी मुझे वही स्पर्श लग रहा है, धारणा में बात चली जाएगी। मतलब एक ही उदाहरण को अलग अलग जगह लगा सकते हो, तो हमको अलग अलग जगह नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से उदाहरण को 336 अलग अलग उदाहरण मिलने चाहिए। मैराथन दौड़ को करेंगे कि नहीं? हाँ, मैराथन दौड़ लगाते हैं तो पाँव में चुभ जाता है, दौड़ता जाता है, अब कुछ क्या चुभा क्या पता है उसको, पता नहीं, पर दौड़ ही गया एक बार तो। हाँ, तो एक वो अल्प अल्प देखो पाव में छुपा, अब जो चुभा, वो चुभने का किस प्रकार से आप लोगे? क्योंकि आपको एक फिट करना है, अलग दूसरी कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। स्पर्शेंद्रिय तो ठीक है, व्यंजनाग्रह भी ठीक है, अब कौन सा पदार्थ है वो? पृथ्वी पर कंकड़ वगैरह कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो एक हो गई बात, तो अल्प अल्प में आ जाएगा। अगर एक अकेला कंकड़ है तो अल्प हो जाएगा, अल्प में चला जाएगा वो। रेखा दीदी कौन सा उदाहरण आ रहा है? और अलग अलग टाइप की जमीन से ऊपर से निकलेगा तो देखो क्षिप्र अक्षिप्र में जो जोर से चलती हुई जो रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी से जो की वजह से जो जोर से हवा बहती है, अगर हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और गाड़ी जोर से अगर चली गई तो हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम हमेशा मुझे जाने की जरूरत नहीं है। वो हवा जो है वो चलती हुई चलने वाली हवा जब मेरे शरीर को छूती है तो मैं क्षिप्र का अनुभव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? वही मैं बोल रही थी। बहुत बढ़िया। क्षिप्र तक मैं पहाड़ से शिखर जी का पहाड़ चढ़ के मैं नीचे उतर रही थी, तभी ठंडी हवा मुझे अब जोर से हवा चलने वाली हवा, जोर से चलने वाली हवा, जोर से चलने वाली हवा मुझे ठंडी हवा मुझे स्पर्श करके चली गई। और एक तो जोर से चलने वाली हो जाएगी, एक धीरे से चलने वाली हो जाएगी, तो हाँ, क्षिप्र में आ जाएगा। ठीक है। हाँ। अब स्पर्शनेंद्रिय से अनिश्रित और निश्रित कैसे पकड़ेंगे लीला दीदी? अनिश्रित और निश्रित को पकड़ना है स्पर्शनेंद्रिय से। स्पर्शनेंद्रिय से तेज बरसना और पानी का स्पर्शनेंद्रिय के बाद जब कर रहे हो ना, खुद को अंधा महसूस करो, नहीं तो बार बार हम देखने वाले की चीज की तरफ चले जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज का स्पर्श है कि जो स्पर्श सिर्फ एक देश भाग को हम स्पर्श करेंगे तो पूरी चीज पता चल जाएगी? ऐसा कोई स्पर्श है क्या? एक देश भाग, हाथी के सूंड को स्पर्श करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, हाथी के सूंड को स्पर्श करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाथी है। हाथी के सूंड को स्पर्श करोगे तो हाथी है। ये बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने से ठंडा महसूस लगने से पता चलता है वो बर्फ है। वो तो एक देश कैसा करोगे दीदी? हाँ, एक देश कैसे पता चलेगा? वो एक इतना सा टुकड़ा है या हाँ। नदी है, कैसे पता चलेगा? नहीं, एक देश वाला पक्का बैठना चाहिए। अभी उदाहरण क्या दिया था मैंने दीदी आपने? मैंने कहा था हाथी की सूंड को हाथी- अपन पकड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हाथी है। हाथी को या फिर पाव को अगर हाथ लगा देंगे तो भाई पता चल जाएगा कि इस प्रकार की त्वचा हाथी की होती है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं, एक देश से पूरे हाथी को जान सकते हैं। ये वाला उदाहरण हो सकता है बिल्कुल। और अभी बिल्ली की आवाज सुन के भी उनका बिना स्पर्श के वो बिल्ली है ऐसा समझ में आता है, वो आएगा निश्रुत में, वो कर्मेंद्रिय में चला जाएगा।
कर्नेंद्र में, हाँ। वो कर्मेंद्रिय में चला जाएगा। देखो मतलब आपको सामने लिख करके ही वो 3 पैरामीटर, मतलब 3 पैरामीटर में ही बैठना चाहिए। हाँ हाँ इसमें आ रही, सबको क्लियर हो रहा है? हाँ। ऐसे गंध के पकड़ लो, चक्षु के इजी, चक्षु और सुनना ये थोड़ा सा। अच्छा, उक्त और अनुक्त को कैसे पकड़ोगे स्पर्श के द्वारा? तो शब्द की तो अनुक्त को वचन और बिना कहे उसको स्पर्श के द्वारा कैसे कहोगे? जोर से हवा आई तो वायलिन। झू कर कर आवाज आती है, तो स्पर्श भी होता है और आवाज भी आती है। यहाँ पर आवाज आने का कोई संबंध ही नहीं है। वायलिन को बजाएंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, उसके ऊपर हाथ चला जाएगा, जरा सा टच करते ही पता चल जाएगा कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है। मतलब अभिप्राय से। अपेक्षा से वचन नहीं कहेंगे, बिना वचन कहे, बिना वचन कहे, जैसे अनुक्त है, बिना वचन कहे। अंजू पांडे दीदी क्या आ रहा है दिमाग में? वंदना भैया जी, नमस्कार आचार्य श्री। वंदना भैया जी, भैया जी जैसे मुनिराज को जब हम आहार देते हैं तो वचन नहीं कहते हैं, वो सिर्फ गर्दन से हिला करके यूं करके इशारा कर देते हैं, उसको हम स्पर्श समझेंगे कैसे आएगा उसमें? स्पर्श कैसे आएगा? ये तो आंखों वाली बात हो गई। इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय चाहिए। उदाहरण तो ठीक है, बट वो चक्षु इंद्रिय के लिए बैठेगा। आके नोट को दबाएंगे तो सा अपने आप निकलेगा, तो वचन पता चल जाएगा और वो टच भी हो जाएगा। देखो एक दीदी यहाँ पर दे रही है कि ब्रेल लिपि को छूना। हाँ, ब्रेल लिपि को छू करके बिना कहे, वहां पर तो कोई वचन कहे नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? फिट होगा वो? कल्पना दीदी। हाथ की कलाई को स्पर्श करके पूछना कि क्या टाइम हुआ है। हाथ की कलाई के मतलब अंग विक्षेप से आप पूछ रहे घड़ी को मतलब हाथ की कलाई की घड़ी को स्पर्श करके पूछना, इशारा में समय क्या हुआ है, नहीं, बट वो तो सामने मतलब इशारे से पूछा, इस पे 2 जीव इशारे है। से पूछा ना। एक मिनट, इस पे 2 जीव है। जो इशारे कर रहा है जीव अलग है, और जो जीव को जानना है उसको स्पर्शेंद्रिय से जानना है। किसने कहा ये घड़ा है? देखो अगर आ जाए। बोलना नहीं है, अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, मैं कल्पना दीदी वाली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी से मुझे हिंट मिल गई। सामने वाले को बुखार है कि नहीं है हम कैसे चेक करते हैं? उसके माथे को हाथ लगाते हैं, यहाँ पर गले को हाथ लगाते हैं। तो सामने वाले को, जिसको आप हाथ लगा रहे हो, उसको क्या लगता है ये क्या कर रहा है? आपको है कि नहीं, ये बुखार है कि नहीं, ये चेक कर रहा है कि नहीं? तो वो क्या कह रहा है? बुखार है कि नहीं है। आपने जाना कैसे? स्पर्श करके। मतलब जो बीमार है, जो पेशेंट है, उसने जाना कैसे? सामने वाले ने तो कुछ नहीं कहा है, उसने सिर्फ अपने अंग विक्षेप से, मतलब क्या है, शरीर की क्रिया से उसने उसको छू लिया, और ऐसी छू करके ऐसी क्रिया करी कि उस जीव को समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहता है। आया ना? तो इस प्रकार से भी हम इसको अनुक्त में रख सकते हैं। और उक्त में क्या रखेंगे? वचनों को स्पर्श से ग्रहण करना। अब वचनों को स्पर्श से ग्रहण करने के लिए ऐसा सोचो कि आप बहरे हो, आप जैसे गर्म पलके को देख करके हाथ लगा छू करके पता करना ये गर्म है या ठंडा, तो गर्म है कि नहीं ऐसा पता करना, ये अनुक्त में आ जाएगा, ये उक्त में आ जाएगा। कह कर मतलब स्पर्श से पता करा कि ये गर्म है, ये ठंडा है। हाँ, ये विषय, क्योंकि अनुक्त को इतने में बंदिस्त करना ये ठीक नहीं है कि बोलने की अपेक्षा, भी कुछ कहे ना, ये किसी अपेक्षा से वचन वहां पर लिखे हुए हैं। पर आप इस प्रकार से भी उसको स्पर्श के द्वारा अगर जानना है, तो डॉल्बी डिजिटल का जो साउंड है
जब ऑन होता है तो उसके बाजू में खड़े रहोगे तो आपको बिल्कुल स्पंदन उसके समझ में आते हैं। तो स्पंदन समझ में आ रहे हैं मतलब वो डॉल्बी चालू हो गया है, उसके ऊपर कोई गाना बज रहा है। अगर मैं बहरा हूं और गाना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डॉल्बी के बाजू में अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसके स्पंदन से पता चल जाऊंगा, वाइब्रेशन से पता चल जाएगा कि भैया ये इस तरीके से भी हम यहाँ लोग कुछ बज रहा है। मान सकते। तो खैर, ये अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो विषय की 100% शुद्धता या एक्यूरेसी नहीं है। तो अपना जो सोचने का, उसके उदाहरण के भेद भंग को जानने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। ऐसे अलग अलग 336 प्रकार से लोग पदार्थों को जानते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। तो 336 प्रकार से जानते हैं मतलब हमारा मति ज्ञान कितना उत्कृष्ट है या ना? उस हाँ जी। सारे के सारे अपने पास नहीं है अभी 336 के 336 भेद, है ना? बिना स्पर्श किए चखने का, बिना स्पर्श किए सूंघने का, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। तो 336 से सारे के सारे हमारे साथ में होंगे कि नहीं मालूम नहीं है। तो किसका क्षयपशम है, किसका क्षयपशम नहीं है, और क्षयपशम नहीं है, हमारी विशुद्धि कहाँ पर कम पड़ रही है, इन सब का ज्ञान हमें हो सकता है कि नहीं? देखो कितना आज भैया आपने हाँ। आपने अभी भैया जी आपने कभी बताया था कि अवधि ज्ञान से रिद्धिधारी मुनि जान लेंगे पुणे में बैठे बैठे कि इंदौर में क्या हो रहा है, मतलब वो वो अवधि ज्ञान से नहीं जाएंगे। वो तो अवधि ज्ञान से जानेंगे तो आत्मा से जानेंगे, तो वो वहां पर इंद्रिय नहीं आएगी। तो वो मति ज्ञान से जान सकते हो, मति ज्ञान से जानेंगे। उनको अवधि ज्ञान नहीं है, किंतु ऐसी रिद्धि प्राप्त हुई कि यहाँ पर बैठ करके वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस चक्रवर्ती चक्रवर्ती भी चक्षु इंद्रिय का उनका बहुत ज्यादा सक्षम है, तो 47 पॉइंट ऊपर का देख सकते हैं उन्होंने। ये तो उनका विषय हो गया क्योंकि उनका क्षयपशम चक्षु इंद्रिय को ज्यादा है। तो चक्षु के लिए उनका जो जिस प्रकार से उनका अर्थावग्रह होगा, चक्षु के लिए उनका जैसे अर्थावग्रह होगा, व्यंजनावग्रह नहीं होगा। तो अर्थावग्रह से उन्होंने देख लिया, उदाहरण हो सकता है। ठीक है, चलिए समय पूर्ण हो रहा है। स्पर्शन इंद्री का उक्त का एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि हम कि गाना कहाँ से बज रहा है, मोबाइल से, हाथ स्पीकर, मोबाइल, टीवी या रेडियो कहाँ से बज रहा है, हाथ का स्पर्श कर कर समझते हैं ना, मोबाइल छोटे रहते, टीवी बड़ा, रेडियो का आकार, ऐसा एग्जाम्पल शूट होता है। देखो, बिना कहे उसके अभिप्राय को जानना और कहे हुए को अभिप्राय को जानना, तो कहे हुए अभिप्राय को जानना ये स्पर्श करके भी हम लोग जान सकते हैं कही हुई चीज को। अगर सामने वाला ठंड की बात कर रहा है तो ठंड का अनुभव हम लोग स्पर्श करके जान सकते हैं, क्योंकि विषय वहां पर ठंड का चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार करने की जरूरत है कि सिर्फ हम लोग शब्दों तक ही सीमित रखेंगे तो शब्दों का तो ग्रहण सिर्फ और सिर्फ कर्मेंद्रिय के द्वारा होगा, बाकी के इंद्रियों के द्वारा शब्दों का ग्रहण कैसे होगा? अगर बात समझ में आ रही क्या? उक्त और अनुक्त को अगर हम लोग सिर्फ शब्द और वचन की कोटि में रखेंगे उस विषय को, तो वो तो सिर्फ वो कर्मेंद्रिय का विषय बन जाएगा, क्योंकि बाकी इंद्रियों का विषय बन ही नहीं सकता है। तो बाकी इंद्रियों का विषय अगर बनाना है तो वहां पर शब्द की जगह पर अभिप्राय ये शब्द रखना पड़ेगा। तो उसको कहना क्या है उस जीव को, इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट, मैंने सबको बंद कर दिया। अभी थोड़ा सा इसकी चर्चा बहुत सारी चल सकती है, मुझे और कुछ इसके बारे में कहना था, बट अभी वो विषय आज ले नहीं सकते हम लोग, समय की मर्यादा है। तो एक विषय इसमें जो बचा था, मति ज्ञान प्रत्यभिज्ञान का, चलो वो कल ले लेंगे, आज उसको नहीं लेंगे। अगली गाथा जो है 312, 313 और 314, ये 3 गाथाएं कल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मुख्यतः से ये जो विषय है, इस विषय को आपको होमवर्क में अलग अलग तरीके से इसको और भी विस्तार करना है। चक्षु इंद्रिय के बारे में, कर्णेंद्रिय के बारे में इजी है, उनको लिखना शुरू करो। तो करते 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 एक बात को समझ लेना, अभी तो हम लोग सभी की सभी क्रिया व्यंजनाग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इनको ज्यादा भेद किए बिना कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने उदाहरण किए हैं उनको और भी छांटना पड़ेगा, उनकी एक्यूरेसी और भी बढ़ानी पड़ेगी। किसकी अपेक्षा से? ये इहा के अंतर्गत आ रहा है क्या अवाय के अंतर्गत आ रहा है? क्योंकि अभी हम निर्णय के साथ चल रहे हैं। जब आपने बर्फ को हाथ लगाया
तो बर्फ को हाथ लगाए तो ये बर्फ है, ये खंबा है, ये दीवार है, ये मसाज हो रहा है। आप सीधे सीधे अवाय और धारणा के भेदों को हाथ लगा रहे हैं। हमको इसको अवग्रह और यहाँ की अपेक्षा से और एक्यूरेसी करनी पड़ेगी। तो आप इसको करने का प्रयास जरूर करें। बातें समझ में आ गई, होमवर्क समझ में आ गया, कुछ तो कुछ करना ताकि आपको इसके बारे में 336 भेद के बारे में कुछ भेदों की अपेक्षा से तो हमें चर्चा होगी। और 336 भेद क्या होते, सिर्फ 28 गुना 12 इतना ना करते हुए उसके भंग कैसे होते हैं ये हमें समझना चाहिए। तो हम मति ज्ञान के 336 भेदों को हाथ लगा पाएंगे। और उन सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज और उसके पहले धौलाजी में आया हुआ प्रकरण और उसके पहले धरसेन आचार्य महाराज ने बताया हुआ ये ज्ञान और उसके पहले गौतम स्वामी ने इसको बीज रूप में लिखा हुआ और उसके पहले हमारे धर्म साम्राज्य नायक वीर वर्धमान महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया हुआ है ज्ञान और उनके ज्ञान की अनुमोदना, उनके ज्ञान की महत्ता को हम जान करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।